जोहार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है अखरा के यूट्यूब चैनल पे। अखरा का यूट्यूब चैनल जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट और एमए के पढ़ाई के लिए प्रतिबद्ध है और आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज आवश्यकता है कि वो आप सब्सक्राइब करते रहें। आपके सब्सक्रिप्शन की ढेरों आवश्यकता है। सब्सक्रिप्शन होते रहेंगे, आप लोग कमेंट और लाइक करते रहेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और YouTube चैनल पे लगातार वीडियोस भी बढ़ते रहेंगे। तो आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वो है अखरा। आज मैं आप लोगों को PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, है ना। मेरे पास जो क्वेश्चन है आप लोग सबको जानकारी यदि हो तो 2019 में सिलेबस चेंज हुआ है ना। सिलेबस भी चेंज हुआ और क्वेश्चन के पैटर्न भी चेंज हुए हैं। तो 2019 से पहले का यदि क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व करके उतना ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा जितना 2019 के बाद से। तो जो इंटरनेट पे या गूगल वगैरह पे जहां पे भी मिल रहा, वेबसाइट वगैरह पे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो ज्यादातर 2019 से पहले के हैं। तो 2019 के बाद के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने से ज्यादा फायदेमंद होगा हम लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए 2020 का क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन जून 2020 का जो एग्जाम रहा, है ना, इस साइकिल का जून साइकिल का जो नेट का एग्जाम रहा उसका क्वेश्चन है। वो एग्जाम हुआ था सितंबर 20 में हुआ था, है ना। तो देखते हैं कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है जो वो हम लोगों को ये समझने में मदद करता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और वो कौन सा भाग है पूरे सिलेबस का जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं। तो ये हमें दिशा समझने में मदद करती है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आया है और देख लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है PRL का क्वेश्चन है। यहां से ये देखिए, पेपर 2 ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, यहां से यदि दिख रहा हो आप लोगों को तो पेपर 2 जो है, अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है पहला। पहला किसके काम आता है? तो दोस्तों पहला जो है वो हम सबके घर में होगा। इस तरह का कुछ बर्तन रहता है, मूलतः ये पीतल का ही रहता है ना। तो पहला जो है वो मापने के काम आता है। क्या मापने का काम आता है? वो अनाज मापने का काम आता है ना। तो पहला किसके काम आता है? अनाज मापने के लिए। बहुत आसान सा सवाल था ये। और जो आप झारखंड की लोक संस्कृति या तो लोक परंपरा, है ना, तो उस सेक्शन से ये सवाल है, लोक संस्कृति या लोक परंपरा। तो पहला किसके काम आता है? अनाज मापने के काम आता है। बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, जनवरी को वर्ष का प्रारंभ मानने पर, तो जनवरी को वर्ष का प्रारंभ मान रहे हैं। जनवरी को वर्ष का प्रारंभ मानने पर नीचे दिए गए पर्व त्योहारों का सही अनुक्रम क्या है? यदि जनवरी से शुरू करें तो कौन सा पर्व सबसे पहले आएगा इन चारों में से? तो देखते होंगे आप कि टूसू पर्व जो है इसका मेला लगता है 14 जनवरी को, है ना। मकर संक्रांति के साथ ही ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले टूसू आएगा। तो देख लेते हैं बी कहां कहां पे है। अच्छा, आपको जरूरी नहीं कि सभी सभी ऑप्शंस के बारे में आपको जानकारी हो, है ना। जो सबसे पहले आपको आता हो उसको आप ऑप्शन में खोजें कि कहां पर है। तो सबसे पहले बी आएगा। तो बी जो है मेरा 1 और 2 में है, लेकिन बी दो जगह है। अब डी आएगा पहले या ए आएगा? तो डी देखिएगा, अभी ही आप मानिए जनवरी जब से शुरू हुआ है तब से टुसु पर्व मनाया जा चुका है ना। सरहुल भी हो चुका। अब है कि अभी तक कर्म नहीं हुआ है। इसका मतलब बी के बाद डी तो नहीं होगा, हाँ या नहीं? तो बी के बाद ए ही होगा। तो ये ऑप्शन सही होगा आपका, बी ए सी डी। मतलब सबसे पहले टूसू मनाया जाता है, फिर सरहुल, फिर मांडा या भोक्ता झूला जो अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है, और करम।
ठीक है, सबसे अंतिम में क्रम बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा BACD हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम देखेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। बिरसा मुंडा के पूर्वज चुट्टू मुंडा और नागू मुंडा थे। तो ये स्टेटमेंट है, ये पूछ नहीं रहा है ना, ये स्टेटमेंट है। अब उनके बारे में देखिए जानकारी। चुट्टू नागू के नाम से चुटिया नागपुर का नामकरण हुआ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब देख लीजिए ए सबसे पहले सही कहां कहां पर है। तो ए ऑप्शन ए में से 1 में सही है और 3 में। इसका मतलब ये और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा ऑप्शन 4 में भी ए है तो ऑप्शन 4 कैंसिल नहीं होगा, ऑप्शन सिर्फ बी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका है चुट्टू अपने माथे पर चोटी रखते थे। अब इस बारे में जानकारी तो नहीं पता, और इसके बारे में, इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ उपलब्ध भी नहीं है चीजें बाहर। पता नहीं किसने ये क्वेश्चन सेट किया है और ये ऑप्शन सेट किया है। नागू नागपुर से आए थे, नहीं, ये इसके इनके बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। चुट्टू नागू मुंडा परिवार से थे, क्वेश्चन में ही है, बिरसा मुंडा के पूर्वज थे तो मुंडा परिवार से रहेंगे ही, तो डी सही होगा। तो ए और डी सही है। ए और डी कहां पर है, ए बी बी सी, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा ये क्वेश्चन जो आपको बताया जा रहा है PYQ, ये 2020 का है ना, जून 2020 का। ये इस जून 2020 का साइकिल में जो एग्जाम हुआ, हालांकि ये एग्जाम हुआ था सितंबर में। ठीक, तो चौथा, चौथा है साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषणहीन। इसका मतलब साहित्य संगीत कला विहीन जो इंसान होता, मनुष्य होता है, वो पशु, उस पशु के समान होता है जिसका पुच्छ ना हो, या तो फिर जिसकी पूछ ना हो, या तो फिर जिसके पास विष ना हो, है ना, विषणहीन। ठीक है, आगे देखते हैं। साहित्य और संगीत कला के विपरीत है, नहीं, साहित्य और संगीत कला के विपरीत कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया, मतलब ए कहीं पे नहीं आएगा। तो ए, केवल ए और 4 ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मनुष्य साहित्य संगीत और कला के बिन अपूर्ण है, बिल्कुल सही, अपूर्ण है। मनुष्य को, मनुष्य के पूर्णता के लिए साहित्य संगीत और कला बिल्कुल आवश्यक है, उसका अभिन्न अंग है। आप देखिए, आप बिना संगीत और कला के रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। तो बी सही होगा। तो बी जो है सिर्फ एक ऑप्शन में है, मतलब ए की वजह से पहला और चौथा गलत हो गया था। बी सही है, इसका मतलब केवल 2 है ना। तो 2 में है बी और सी, साहित्य और संगीत कला के बिना विषहीन सर्प के समान है। तो यहां पे तो बता ही रहा है ना, साक्षात पशु पुच्छ विषणहीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा वो होगा केवल बी और सी। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पर आते हैं, वो है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में है, पहले प्रीतिया मिलल आइझे, सॉरी, पहिल प्रीतिया मिलल आइझे गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो ये गीत जो है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने लिखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये तथ्य है, तो तथ्य को आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित कवियों कवित्रियों का सही अनुक्रम क्या है। तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, केशवदास। आप देखिए, देखेंगे ये हिंदी का सवाल है, जो आपका हिंदी हिंदी भारतीय साहित्य का जो पोर्शन है उसके हिंदी वाले पोर्शन से आपका सवाल है। और ये सभी जितने कवि और कवित्री हैं, सभी तो कवि ही हैं, कवित्री एक है, तो जितने भी हैं, जितने नाम यहाँ पे अंकित हैं, वो सभी भक्ति काव्य धारा से आते हैं। और भक्ति काव्य धारा में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आते हैं वो है सूरदास। सूरदास सबसे पहले आते हैं। तो आप देखिए सी कहां पर है, तो सी सबसे पहले, तो ए, ये नहीं हो जाएगा, बी नहीं होगा, तो सी 3 और 4 में है। 3 और 4 में देखते हैं, सी के बाद डी है और सी के बाद ए है। ठीक है, तो सूरदास के बाद आते हैं आपके तुलसीदास।
सूरदास के बाद आएंगे तुलसीदास। सबसे पहले सूरदास हैं, फिर तुलसीदास हैं, उनके बाद केशवदास हैं और सबसे अंत में मीराबाई है। ठीक है, तो अब देखिए सूरदास हो गए ए, तुलसीदास हो गए, सॉरी सूरदास हो गए सी, तुलसीदास हो गए ए, तो सी ए डी बी है ना, ये सबसे सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 में है उद्भासल कर्ण नाटक के लेखक कौन है। उद्भासल कर्ण जो नाटक है वो खोरठा का नाटक है ना। और आप लोग यदि उद्भासल कर्ण नहीं पढ़े हैं तो आप रश्मि रथी नामक जो कविता है उनको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, हमारे राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है लगभग लगभग आप उद्भासल कर्ण भी पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो चीजें वही है। और एक्चुअली ये क्या है, पौराणिक कथा है तो उसमें कुछ इधर उधर परिवर्तन तो हो नहीं सकता है, तो चीज वही है, बस यही है कि खोरठा रूपांतर है, वो कविता है, ये नाटक है। तो उद्भासल कर्ण है ना, इनके जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, इनके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। अब आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर पर। ये देखिए वापस से आ गया आपका हिंदी का सवाल, है ना, भारतीय साहित्य से सवाल है आपका, और यही सवाल आपको थोड़े कठिनाई में डालते हैं। भारतीय साहित्य के हिंदी साहित्य से इधर दिया हुआ है सूची 1 जो काव्य सिद्धांत है और उसके प्रवर्तक कौन है उनके बारे में आपको बताना है। तो रस सिद्धांत आप देखे होंगे कि भरत मुनि ने दिया था, भरत मुनि ने ही लिखा है नाट्य शास्त्र, और नाट्य शास्त्र में 9 रसों की चर्चा है, 9 रसों की चर्चा है ना। तो ए का हो जाएगा 4, तो ए का 4 देखिए सबसे पहले 2 में है ना, तो ए का 4 पहले। अब मुझे बाकी देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बाकी में और है नहीं, पर फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो भरत मुनि हैं, और ध्वनि सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आनंदवर्धन है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक जो हैं आपके कुंतक हैं, और औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, है ना। हालांकि यदि सिर्फ आपको यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ रस सिद्धांत के बारे में भी जानकारी होती तो आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते थे, पर इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, कुछ कुछ भी जान लेंगे ना, जैसे रस सिद्धांत के बारे में जानकारी हो गई, ध्वनि सिद्धांत के बारे में जानकारी हो गई, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सवाल का जितना भी ऑप्शन है वो आपको आए ही, 2-3 भी आता हो आपको तो चीजें सॉल्व हो जाती है। इसलिए उतना ही पढ़ना है जितने से आपका जेआरएफ निकल जाए, है ना। बाकी बाद में 5 साल आप पीएचडी करते रहिएगा और जो मन करे वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और साथ साथ में जहां पे समस्या होगी उसके लिए मैं हूं यहाँ पे। बस क्या चाहिए आपको, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को बढ़ाइए, और सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा, प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इससे मेरा अपना क्या फायदा है। मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर नहीं पा रहा था, व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट हो नहीं पाता, आप लोग मुझे जानते नहीं, मैं आप लोगों को जानता नहीं। बस नीयत अच्छी है कि मैं चाहता हूं कि और लोग भी जेआरएफ करें और हमारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो है वो विकास हो, उसका विकास हो, है ना, उसकी प्रगति हो। तो इसी नीयत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, है ना। तो 8वां नंबर हम देख चुके हैं। 8वें नंबर में क्या है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 होगा। ठीक, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शहीदों का उनके आविर्भाव कालक्रम से सही अनुक्रम कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनका कहने का मतलब है कि सबसे पहले कौन किस समय एक्टिव थे, है ना। इनका आंदोलन कब हुआ, इनका आंदोलन कब हुआ, इनका आंदोलन कब हुआ, इनका आंदोलन कब हुआ। तो सबसे पहले देखिएगा बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत जो थे वो सबसे पहले, इन चारों में से पहले सबसे पहले यही एक्टिव थे, है ना। इनसे पहले इनका जो एक्टिव रहा, आंदोलन वगैरह किए, वो इनका पहले रहा। तो सबसे पहले बुद्धू भगत जी रहे, फिर
पांडे गणपत राय रहे, और फिर शेख भिखारी, और अंतिम में जतरा भगत रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ए, बी, सी। हालांकि यहाँ पे वीर बुद्धू भगत भी जान गए होते हम लोग, तो कहीं पर और डी तो था नहीं, तो ये इसका सही जवाब हो जाता पहला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से निम्नांकित में कौन से काव्य दोष के भेद नहीं है? शब्द दोष उसके भेद हैं, काव्य दोष जो है ये वापस से देखिए हिंदी का सवाल है। हिंदी से सवाल बहुत रहते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, और हिंदी से ना तथ्यात्मक सवाल रहते हैं, और इसको कवर कर पाना, हिंदी वाले भाग को कर पाना आसान है, क्योंकि बहुत गहराई से क्वेश्चन नहीं आता है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आता है। तो काव्य दोष के भेद नहीं है, काव्य दोष के शब्द दोष जो है ये भेद है, अर्थ दोष जो है इसका भेद है, रस दोष भी है, व्यर्थ दोष जो है इनका इसका भाग नहीं है। काव्य दोष का भेद जो है वो व्यर्थ दोष नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पंच परगनिया लोक कथाओं के आवश्यक तत्व क्या हैं? अब देखिए एक क्षेत्रीय साहित्य से सवाल दे दिया है आपको, है ना, क्षेत्रीय साहित्य से सवाल है। तो पंच परगनिया लोक कथाओं के आवश्यक तत्व क्या है? पंच परगनिया लोक कथाओं में कथा वस्तु की कमी नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। लोकमानस इतना सशक्त है कि उसमें कथा वस्तुओं का ताना बाना बुना जाता है, बिल्कुल सही है ना। और पंच परगना लोक कथाओं में पौराणिक कथाएं भरे पड़े हैं, आवश्यक नहीं है, पौराणिक कथाएं तो है ना, पौराणिक कथाएं हैं जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पौराणिक कथाएं, स्वनिर्मित कथाएं प्रचुर रूप में पाई जाती है, बिल्कुल ये भी सही है। पंच परगनिया कथा वस्तुएं अधिकतर जीवन से जुड़ी होती हैं, ये भी सही है। लेकिन अब देखिए सारी चीजें सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो सही होगा, पंच परगनिया लोक कथाओं में कथा वस्तु की कमी नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, लोकमानस इतना सशक्त है कि उसमें कथा वस्तुओं का ताना बाना बुना जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, और तो ए और बी तो सही है, ए और बी कहां पे है? ए और बी यहां पर है, ए तो यहां पर भी सही था, ए 1 ऑप्शन भी सही हो सकता था, 3 भी हो सकता था, तो ए बी भी है। और ई देखते हैं, पंच परगनिया कथा वस्तुएं अधिकतर जीवन से जुड़ी होती है, बिल्कुल लोक कथाएं जीवन से जुड़ी ही होती है ना। तो ये सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 12, झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों की जनसंख्या का घटते हुए दर से सही अनुक्रम क्या है? इसका मतलब ये जनजातियां जो दी गई है यहां पर अंकित की गई है, उसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या किनकी है उसको सबसे पहले रखना है, जनसंख्या का घटते हुए क्रम में आपको दिखाना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है खेरवार हैं, ठीक है, खेरवार, लोहरा, खड़िया, भूमिज। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो खेरवार हैं, उसके बाद लोहरा होंगे, भूमिज को देखिएगा इनकी जनसंख्या ना बहुत कम है। ठीक है, इनकी जनसंख्या बहुत कम है, सबसे कम तो इन्हीं की है। तो देखिए तो डी कहां पर है सबसे अंत में, तो सी डी ये यहां पर है ना। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी सही, बिल्कुल। खेरवार, खेरवार की जनसंख्या सबसे अधिक है, फिर लोहरा, फिर खड़िया और फिर भूमिज, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए बी सी डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल पे आते हैं, देखते हैं। आप लोग 2x में जिक्र करके देख लीजिएगा इसको, क्योंकि थोड़ी समस्या तो होगी, स्लो, बार बार इधर हमको फंक्शन की दबाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है। झारखंड की जनजातियां, क्वेश्चन नंबर 13 में है, झारखंड की जनजातियां ग्राम पूजा क्यों करती है? क्यों करती है बताइए? ग्राम पूजा झारखंड की प्राचीन परंपरा है, बिल्कुल सही। ग्राम पूजा में दूसरे गांव के लोग आते हैं, आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिश्तेदार आते हैं, तो जरूरी नहीं कि दूसरे गांव के लोग आए। ठीक है, ग्राम पूजा ग्रामीण लोगों के सुख एवं शांति हेतु की जाती है, बिल्कुल सही। ग्रामीण लोग बाहर काम करने जाते हैं, नहीं, ये क्या बात हुई? ग्रामीण लोगों का आपस में मतांतर होता है, नहीं भाई, मतांतर कैसे होगा? जब ग्राम पूजा होती है तो देखते हैं पूरे गांव लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं, जैसे आषाढ़ी पूजा वगैरह, है ना।
तो पूरा गांव मिलकर एक साथ करता है, तो मतांतर क्यों होगा, मतों का अंतर क्यों होगा, विभिन्नताएं क्यों होगी, है ना। तो आपसी सहमति की वजह से ग्राम पूजा की जाती है। तो ग्राम पूजा झारखंड की प्राचीन परंपरा, बिल्कुल सही। ग्राम पूजा ग्रामीण के लोगों के सुख एवं शांति के लिए की जाती है। तो ए और सी सही होगा। तो ए और सी केवल ऑप्शन 2 में है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब अपने पास 14। अब देखिए वापस से ये आ गया है, भारतीय साहित्य से ही वापस से सवाल है ये, भारतीय साहित्य के, या तो फिर इसको लोक परंपरा से सवाल है ये। तो ये झारखंड की लोक परंपरा नहीं, संपूर्ण भारत की लोक परंपरा से है। अब तो यहां पर लोक नाट्य दिए हुए हैं, विभिन्न नाटकों का वर्णन है, और वो किस राज्य से संबंधित हैं उनका यहाँ पे जिक्र है। तो आप देखिए सबसे पहले विदेशिया। तो विदेशिया जो नाटक है वो बिहार का है दोस्तों। विदेशिया के बारे में सुने होंगे आप लोग। और भिखारी ठाकुर, है ना, भिखारी ठाकुर जो कहे जाते हैं भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं भिखारी ठाकुर। तो उन्होंने फेमस किया था इस विदेशिया को। तो ए का ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ए को ढूंढ लेते हैं। ये ए में 3 है, गलत हो जाएगा। ए में 2 है, गलत हो जाएगा। ए में 1, तो ए का 4 ये सही हो जाएगा। ए का 4 विदेशिया बिहार का है। देख लेते हैं आगे। बी का 3 अंकिया जो है असम का है, ठीक है। सी का 2 करियाला जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। और डी तमाशा जो है महाराष्ट्र का है। ठीक है, समझ गए। तो यदि देखिए यहां पे एक ऑप्शन से बाकी सही सवाल, बाकी सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं मेरे, है ना। ये जवाब के लिए, इस सवाल के लिए मुझे सारे जवाब आना आवश्यक नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 15 में। 15 में क्वेश्चन है कि क्या जाति व्यवस्था के निर्माण का आधार व्यक्ति का जन्म है। ये बहुत गहरा सवाल है, ये सोचने वाला। जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था स्थिर है ना। कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था स्थिर है। देखते हैं, जाति का आधार जन्म है। जाति का आधार हमारे यहाँ तो जन्म ही है ना। पहले मतलब वैदिक काल में रहा होगा कि आपके कर्म के आधार पे आपकी जाति तय की जाती है, लेकिन फिलहाल जो है वो जाति का आधार जन्म तो है ही। चलिए फिर भी देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या सही होगा। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, जाति स्थिर होती, बिल्कुल स्थिर होती। आप अपनी जाति को नहीं बदल सकते हैं। एक वक्त पे लोग धर्म बदल लेते हैं, लेकिन जाति तो नहीं बदली जा सकती। जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं, नहीं जाति का, देखिए जाति तो निश्चित वर्ग का ही होता है। मतलब जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का नहीं, जाति का व्यवसाय निश्चित वर्ग का होता है। ठीक है, हम जैसे यादव लोग, यादव लोगों से जो उनकी व्यवसाय के बारे में ये हो जाता है कि दूध का कारोबार करते हैं, है ना। और जो ठाकुर होते हैं, है ना, नाई जो होते हैं, तो वो लोग बाल काटने का व्यवसाय करते हैं। तो निश्चित तौर से ये गलत हो जाएगा। ये जाति का व्यवसाय निश्चित ही लगभग लगभग है। जाति और वर्ग में अंतर है, जाति और वर्ग में अंतर अब नहीं है। ठीक है, हालांकि इसका जो सही सही जवाब जो होगा, तो जाति का जन्म आधार जन्म है। तो बिल्कुल बी कहां पर है, ये इसमें नहीं है, इसमें है बी और सी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बी और सी जो जाति स्थिर होती है, बी और सी सबसे उपयुक्त इसका जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के प्रजातीय तत्व पाए जाते हैं। ये देखिए आपका एथनोलॉजी से सवाल है। अब एथनोलॉजी के साथ समस्या क्या है ना, कि जो नृजाति विज्ञान है उसका जो सिलेबस है ना, उन्होंने सिलेबस में कुछ और दे रखा है और सवाल कहीं और से पूछ लेते हैं ये लोग। तो जो क्वेश्चन सेट करने जाते हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो सिलेबस पर ही टिके रहे, मतलब सिलेबस के आसपास ही चीजों को रखें। फिर भी भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार के प्रजातीय तत्व पाए जाते हैं, तो ये तीन तीन तरह के पाए जाते हैं, है ना। अ, इसका ऑप्शन जो है 16 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 पे। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग झाड़ फूक पर विश्वास क्यों करते हैं। झाड़ फूक पर विश्वास क्यों करते हैं देख लेते हैं। तो इनका है
लोग झाड़ फूक के बाद ठीक हो जाते हैं। हाँ, शायद ठीक हो जाते हैं, मतलब मान्यता तो यही है। झाड़ फूक करने पर लोग उड़ जाते हैं। कैसे बेवकूफ ऑप्शन बनाने वाले लोग होते हैं, मतलब हंसी आती है। झाड़ फूक करने पर लोग उड़ जाते हैं, नहीं होगा भाई। एक बीमार व्यक्ति भरोसा करता है कि वो झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। हाँ देखिए, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में अंतर क्या है कि यहाँ पर पूरी तरह से निश्चयता पूर्वक कही जा रही है कि हाँ श्योरिटी दी जा रही है कि ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ऐसी तो बात नहीं, मान्यता है, वो लोग भरोसा करते हैं कि वो लोग ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी ज्यादा सही है ऑप्शन ए के मुकाबले। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप देखिएगा कि ना कि नेट के सवाल में नेट कई बार ऑप्शन जो रहते हैं वो ये तय करता है, आपको लगेगा ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा सही क्या है वो उसका चयन करना पड़ता है, सबसे उपयुक्त क्या है उसका चयन करना पड़ता है ना। तो देखते हैं आगे। इन्होंने कहा तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन सही है, तो सी कहां पे है, इसमें नहीं है पहले। बी और सी और डी, तो बी तो नहीं होगा, है ना, बी भी नहीं होगा, तो एक बचता है सी और डी। झाड़ फूक वस्तुतः एक अंधविश्वास, हाँ लोगों का अंधविश्वास ही है, मेडिकल साइंस ने कहा है कि अंधविश्वास ही है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ अभी जो रिसर्च हो रहे हैं कई जगह पे, वो कहते हैं कि लोग इससे ठीक होते हैं, और साइकोलॉजिकल इसका इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। वो कहती है कि लोग अपने जो जैसा वो सोचते हैं वैसे ही उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, या वैसा ही उनकी बीमारी। यदि किसी में ये दृढ़ निश्चय है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो बीमारी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन किन्हीं को लगता है कि यार मैं कमजोर पड़ जाते हैं जब बीमारी के पास, तो वो लोग फिर बीमार ही रह जाते हैं। हालांकि हम मान के चलेंगे सी और डी इसका सही ऑप्शन है। झाड़ फूक से पानी बरसता है, नहीं भाई, गलत बात है। ठीक है, 18 में चलते हैं। क्या साफा होड़ आंदोलन एक खिरवार सॉरी क्या साफा होड़ आंदोलन एवं खरवार आंदोलन एक है? खरवार आंदोलन संताल परगना के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। हाँ ये तो सही लग सही है। ठीक है, उसके बाद साफा होड़ आंदोलन ने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। हाँ बिल्कुल सही है ना। अ, खरवार आंदोलन को ही साफा होड़ आंदोलन कहा जाता है। खरवार आंदोलन को ही साफा होड़ आंदोलन कहा जाता है, बिल्कुल ऊपर में सवाल में ही है जवाब इसका। नेताओं द्वारा बताए गए देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, नहीं नेताओं द्वारा बताए गए क्यों देवी देवता, हमारी अपनी चीजें होनी चाहिए ना। हमारी मान्यता जो है वो मेरी अपनी है। वो राजनीतिक मान राजनीति है, मुझे थोड़े बताएगी कि मुझे किसकी पूजा करना है किसकी नहीं पूजा करना, नहीं भाई, ये गलत बात है। साफा होड़ आंदोलन सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन बन गया, बिल्कुल बन गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बी सी ई। देखते हैं ए बी सी ई, तो केवल दो। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मूल रूप से रस की संख्या कितनी है? मूल रूप से रस की संख्या अभी बताए थे, कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 9 रसों की व्याख्या की वर्णन किया है, तो ये मूल रूप से 9 है। ठीक है, 30वें नंबर सवाल पे आते हैं। भाषा विज्ञान में ग्रिम नियम किस पर केंद्रित है? ध्वनि पर, शब्द पर, पद पर, या अर्थ पे? तो भाषा विज्ञान में जो ग्रिम का नियम है, ये देखिए वापस से हिंदी से सवाल आ गया आपका, है ना। हिंदी भाषा विज्ञान ये हिंदी के बच्चे पढ़ते हैं, ग्रीम का नियम उसी में है, और ये ध्वनि पर केंद्रित है। ठीक है, ग्रीम का नियम है जो ध्वनि पर केंद्रित है। हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब चूंकि उतना समय है नहीं कि अभी पूरे के 10 यूनिट करवाया जाए, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि अभी कर पाएंगे, क्योंकि मेहनत जब लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो फिर करने का अर्थ भी नहीं बन पाता। पर ठीक है, धीरे धीरे देखते हैं कहाँ कुछ कितना कुछ किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल पे। तो 21 का लोक कथाओं की क्या विशेषताएं हैं? लोक कथा की क्या विशेषताएं हैं? लोक कथा की विशेषता, लोक कथा पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है, बिल्कुल। हमारे लोक कथा आज से नहीं चली आ रही, बहुत वर्षों से चली आ रही है। हमारे दादा परदादा हम लोग को सुनाए, या तो हमारी दादी कहानियां सुनाई,
हमारी दादी को उनकी दादी सुनाई होगी, उनकी दादी को उनकी दादी सुनाई होगी, तो मतलब हमारे पूर्वज द्वारा ही ये दिया गया है। ठीक है। रचनाकार रचना करने के पश्चात मर जाते हैं। रचनाकार और रचना मतलब साफ साफ रचना के बारे में तो हमें पता चल जाती है, लेकिन रचनाकार के बारे में नहीं पता चल जाती, नहीं चल पाती है। मतलब लोक कथा, किसी लोक कथा का रचनाकार कौन है ये हमें पता नहीं चल पाता है। तो लोक कथा रचना करने के पश्चात मर जाते हैं, ये थोड़ा अंधविश्वासी बात है। और जब पता ही नहीं चल पाता है हमें रचनाकार कौन है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो पहला तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो है वो केवल 3 और 4 में है। तो 3 और 4 में देख लेते हैं, ए और डी। तो बी तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो ए और डी बचेगा। लोक कथाओं में रचनाकारों का पता नहीं चलता, बिल्कुल अभी यही बात कह रहा था मैं। तो लोक कथाओं में रचनाकारों का पता नहीं चलता, इससे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि फणी मुकुट राय से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं। फणी मुकुट राय मदरा मुंडा के पाल पोस पुत्र थे, बिल्कुल सही। एक खोजिए कहां पर है, पहले में है और दूसरे में है और चौथे में, मतलब तीसरा नंबर जो सवाल, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। फनी मुकुट राय जो है मदरा मुंडा को युद्ध में हराया था, बिल्कुल गलत बात है ना। ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब ए के बाद बी जहां पे होगा वो गलत हो जाएगा। उसके बाद फनी मुकुट राय सांपों को मारा करते थे, बिल्कुल गलत बात है, क्यों मारेंगे भाई। फनी मुकुट राय बचपन में नाग के फण से रक्षित थे, बिल्कुल सही बात है भाई। नागवंशी लोग नाग को नहीं मारते, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए उन्हें नागवंशी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए, डी और ई इसका सही होगा, है ना। सारे विकल्प जो इसके सही होंगे वो ए, डी, ई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में जो सवाल है वो है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, ठीक है, और दूसरे को तर्क कहा गया, ठीक है। अभिकथन ए, भाषा का परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका उस भाषा पर पूरा अधिकार है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल बात सही बात है। जिनका भाषा के बारे में, जिन पर मतलब जिनकी अच्छी पकड़ होगी वही उसको और अच्छी तरीके से उस उन्नत कर पाएंगे। भाषा अच्छी तरह जाने बिना भी वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। वाक्य विन्यास जो है वही नियम कानून चाहिए, है ना। व्याकरण वगैरह इसी में आते हैं सब। तो वाक्य विन्यास के लिए आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए, क्या व्याकरण पता होना चाहिए। तो भाषा को अच्छी तरह जाने बिना ये तो हो ही नहीं सकता कि आप व्याकरण को जानेंगे। भाषा को अच्छी तरह जानने का अर्थ ही यही है कि व्याकरण भी जानते हैं आप, है ना, उसके समग्र रूपों को जानते हैं। तो पहला जो है वो सही है, दूसरा गलत है। तो देखिए, तो ए गलत है, नहीं। ए और आर दोनों सही, नहीं। ए और आर दोनों गलत, गलत। ए सही है और आर गलत है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 24 पे। 24 पे देख लेते हैं कि क्या है। हिंदी में यमक शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो देखिए ये वापस से हिंदी का सवाल है ना। और आप लोग अलंकार में अगर कभी पढ़े हो हिंदी व्याकरण, और पढ़े तो होंगे ही, यदि याद हो तो यमक अलंकार का, ये अलंकार में पढ़े होंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार। तो यमक का जो अर्थ है वो होता है 2। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर सवाल देखते हैं। शेख भिखारी के पिता शेख पहलवान कितने गांव के जमींदार थे? 12, 15, 18 या 14? तो ये जो थे वो 12 गांव के जमींदार थे। ये तथ्य है, इसमें कुछ समझाने की बात है ही नहीं, तो और आप लोग से क्या बातचीत करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 26 पर। बिरसा मुंडा पगड़ी का प्रयोग क्यों करते थे? तो बिरसा मुंडा पगड़ी का प्रयोग क्यों करते थे? बिरसा मुंडा को बिरसा मुंडा को पगड़ी पहनकर सिर बचाना था? नहीं भाई, वो बिरसा मुंडा थे यार, और जिसने झारखंड में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जो आदमी अपने कर्म से बन गए, भगवान बन गए, है ना। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा, है ना। तो उनको पगड़ी, सिर बचाने के लिए पगड़ी पहनना ये तो ऑप्शन देने वालों को भी समझना चाहिए कि हम किस सवाल में किस तरह का ऑप्शन दे रहे हैं, है ना। ये गलत है। यह मुंडाओं का पारंपरिक परिधान है, बिल्कुल, है ना। और
उस समय पगड़ी बहुत सस्ती मिलती थी। ओह, पगड़ी धूप और लू से सिर को बचाती है, बचाती थी, बिल्कुल बचाती थी, है ना। और पर बिरसा मुंडा के संबंध में यदि हम लोग ये बात कर रहे हैं तो ये सारे ऑप्शन जो हैं बहुत हंसी वाले ऑप्शन हैं। हंसी आती है, इस तरह के ऑप्शन नहीं दिए जाने चाहिए मेरे हिसाब से, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि चलिए इस बात को मुद्दा नहीं बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह मुंडाओं का पारंपरिक परिधान है, बिल्कुल सही है। तो आप देखते हैं बी कहां पर है, तो बी जो है वो पहले में है। पहले ऑप्शन में बी है। ये 3 और 4 गलत हो जाएगा, बी और डी, और या बी और सी। सी जो उसमें पगड़ी बहुत सस्ती मिलती थी, बेकार बात है। तो बी और डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, बी और डी सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27। तो निम्नलिखित शब्दों को अर्थ परिवर्तन की विधाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए, ये वापस से आपका भाषा विज्ञान से सवाल है ना। तो भाषा विज्ञान से सवाल है, भाषा विज्ञान से सवाल देख लेते हैं कि अर्थ परिवर्तन। देखिए, अर्थ परिवर्तन बहुत कारणों से ना किसी भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे प्रयत्न लाघव एक कारण है, उसका प्रयत्न लाघव मतलब बोलने में हमको उतनी मेहनत नहीं करनी है। आदमी चाहता है कि वो अ, उसको उतनी मेहनत ना करनी पड़े। इसीलिए हम लोग देखते होंगे गाँव में स्टेशन को टिशन कहते हैं, है ना। या तो कई लोग बोल भी नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे कारणों की वजह से, है ना। जैसे लोग डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं। तो बहुत सारे कारणों से होता है कि अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो अभ्यास क्या है ना, जैसे असुर, असुर का क्या है ना कि पहले असुर के मायने अलग थे। आप देखेंगे और भोलानाथ तिवारी की किताब पढ़ेंगे जब भाषा विज्ञान, तो पता चलेगा कि असुर का अर्थ पहले देवताओं से इसका इसका अर्थ देवता था, देवताओं से था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, विपरीत हो गया। मतलब इसके अर्थ में उन्नति नहीं हो गई, बल्कि क्या हुआ, पतन हुआ, है ना। इसकी संकीर्णता हुई, इसके संकीर्ण हो गया इसका अर्थ। तो क्या होगा, असुर अर्थ संकोच। ठीक है, एक मिनट। अभ्यास का जो है ना अर्थ विस्तार हुआ है। पहले इसका अर्थ संकुचित था। तो ए का 3 देखिए, ए का 3 कहां पे, इस पे। बी का 4, बी का 4 मृग का जो अर्थ है पहले व्यापक था और अब सिर्फ हिरण के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। पहले मृग का अर्थ ज्यादा जानवरों से संबंध, इनका अर्थ बहुत ज्यादा जानवरों से लेना देना था, लेकिन अब क्या सिर्फ हिरण के परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल होता है। तो इनका जो हो अर्थ संकोच हुआ। असुर जो है ना अर्थादेश हो गया, मतलब विपरीत हो गई, उसके अर्थ ही विपरीत हो गया। और महाराज अर्थोपकर्ष हुआ। महाराज का अर्थ पहले सीमित था, है ना। जब हम लोग ये पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे, तब हम लोग बातचीत करेंगे इस पर और विस्तृत से। तो महाराज अब क्या हुआ, पहले सीमित थे और अब उसके अर्थ का विस्तार हो गया, मतलब उसमें उत्कर्ष हुआ, है ना, उसमें उन्नति हो गई। तो अर्थोपकर्ष, तो एक इसका 27 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं आगे। 28। ओहो, थोड़ी समस्या हो जाती है इससे। 28 में है, कर्मा त्योहार का क्या महत्व है, ये तो हम लोग सब बता सकते हैं, है ना। झारखंड में कर्म वृक्ष की बहुलता है, तो इससे महत्व, मतलब बहुलता तो है, पर इससे महत्व का क्या लेना देना। ठीक है, झारखंड में कर्मा एक धार्मिक त्योहार है, बिल्कुल धार्मिक त्योहार है। ठीक है, कर्मा पेड़ से खाद्य सामग्री मिलती है, मिलती होगी, पर त्योहार से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्मा एक पारंपरिक त्योहार है, बिल्कुल सही है। कर्मा त्योहार अगहन में मनाया जाता है। जब अभी देख लीजिए पहले यहाँ पे बी और डी पहले देख लेते हैं। तो इसमें बी है लेकिन ए तो सही नहीं है, बी और डी, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। कर्मा भादों में माना जाता है। ठीक है, जहां तक मेरी जानकारी है। 29 में देखते हैं, पाषाण युग में मानव विकास की स्थिति किस प्रकार थी। वापस से ये एथनोलॉजी पर दे दिया है, और एथनोलॉजी पर दिया है, लेकिन ये एंथ्रोपोलॉजी का सवाल है, फिर भी देख लेते हैं। 29,
तो नवपाषाण युगीन मानव अल्प शिकारी परंतु कुशल पशु पालक थे, बिल्कुल सही है। ठीक है। मानव स्थलचर प्राणियों में सर्वाधिक विकसित प्राणी थे, नहीं। पूरा पाषाण की भूगर्भ शास्त्रीय उम्र अति नूतन कल्प है। नहीं। नवपाषाण युगीन मानव हिंसक जानवरों से बचने के लिए चार दीवारी बनाते थे, बिल्कुल सही। नवपाषाण युगीन मानव झोपड़ियों में सुरक्षित रहते थे। हाँ, सुरक्षित रहते थे मतलब उन्होंने बाद में अपने लिए घर वगैरह की व्यवस्था करने लगे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ADE होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान है, ये कथन प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा जी का है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तथ्य था तो इसमें चर्चा क्या ही करें, आगे बढ़ते हैं। 31 पर, क्या तमिल और कुड़ुक भाषा में निकट का संबंध है? तो देखते हैं। तमिल और कुड़ुक भाषा एक दूसरे से काफी करीब है, बिल्कुल है। हाँ भैया, है ना। द्रविड़ों को मानव शास्त्र में मेडिटेरेनियन कहा जाता है, नहीं। द्रविड़ और यूनानियों के पुरखे एक थे। अभी तक तो मुझे तो नहीं जानकारी है, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, तो ए पहले देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन या तो फिर पहला तो सही, पहला सही हो सकता है, मतलब दूसरा नहीं होगा। पहले तीसरा चौथा में ए तो है, लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं सही है, मतलब ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ADE या ACD, है ना। इसका मतलब दोनों में डी है, तो एक जगह डी तो सही होगा। तो डी सही होगा, ए भी सही है, डी भी सही है। अब देख लेते हैं हम लोग ई सही है या सी। द्रविड़ और यूनानियों के पुरखे एक थे, नहीं, गलत है। तमिल और कुड़ुक के व्याकरण में काफी समानता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ADE हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेट्स करना पड़ेगा, एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा आपको। मैं हो सकता है था कि मैं आपको जवाब देता, है ना, का आंसर की से ही बता देता मैं आपको, लेकिन आंसर की मेरे पास है नहीं। आंसर की से मैं बता देता, सिर्फ जवाब देके चला जाता। लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सवाल को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जाता है। जो आपको सबसे पहले आता है उसको आप देख लीजिए, खोज लीजिए कि ऑप्शन में कहां पर है। आसान पड़ता है, समय भी कम लगता है। अब 32 नंबर में आते हैं। छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ के लेखक कौन हैं? तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इनके जो लेखक हैं वो डॉक्टर BP केशरी हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 में जाते हैं। तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आप लोग बताइए, आप लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, मुरगू में हुआ था। ठीक है, मुरगू इनका जन्मस्थल था, ये सही जवाब मुरगू है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए, वापस से हिंदी के सवाल आ गया है। मतलब हिंदी से अच्छा सवाल रहता है, बहुत ज्यादा सवाल रहते हैं, अभी तक तो यही लग रहा है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान का सही अनुक्रम क्या है? मतलब पहले लिपि किस तरीके से डेवलप हुई, किस तरीके से लिपि का विकास हुआ। तो 34 का देख लेते हैं। इनका है कि सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। आप देखिएगा, पढ़ रहे होंगे आप लोग कहीं कहीं पर, तो बोला गया, आपको बताया गया होगा कि पहले ना लोग पत्थरों पर, है ना, चित्र बनाते थे, या तो फिर उस तरह की लिपियां जो होती थी वो चित्र चित्र वाले होते थे लिपियां। ज्यादातर चाइनीज वगैरह जब आप देखिएगा, चाइनीज, है ना, तो चाइनीज कैसा लिखा हुआ रहता है ना, ऐसे 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 कुछ रहता है। तो ये चित्रात्मक है, चित्रात्मक शैली है। तो सबसे पहले चित्रलिपि ही रही गई, क्योंकि लोगों को सबसे पहले वो चित्र ही बनाते थे लोग। तो चित्रलिपि देख लीजिए, सी कहां पर है? ये नहीं है, बी नहीं है, मतलब सी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, CADB। देखिए, चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, और फिर वापस बाद में सबसे लास्ट में भावमूलक लिपि। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, 34 का। अब 35 पर आते हैं। हाँ, 35 पर, गोत्र के प्रमुख कार्य क्या हैं? आप बताइए, गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है?
है ना। ये क्वेश्चन तो आसान है। तो गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रख करता है, बिल्कुल सही है ना। गोत्र संपत्ति का अधिकार दिलाता है? नहीं, संपत्ति का अधिकार दिलाता है, गोत्र संपत्ति का अधिकार नहीं दिलाता है, ठीक है। बल्कि अभी क्या है ना, मान लो कोई इंसान है, इसका पुत्र है, ठीक है, तो ये अधिकार स्वतः सिर्फ पुत्र होने से ही, पर अभी गवर्नमेंट ने कहा कि यदि किसी की पुत्री है तो उसको भी अधिकार है उसकी संपत्ति का। गोत्र देखकर किसी को अधिकार नहीं दिया जाता है संपत्ति का। तो ये गलत बात है ना, वो सही नहीं है। तो ए नंबर सही होगा। ए देखिए खोजिए कहां पर है, तो बी गलत हो जाएगा, तो बी गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। बी यहां पर भी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ए सी डी या ए सी ई, इसका मतलब सी दोनों में सही होगा। दोनों में कॉमन है, गोत्र बहिर्विवाह संबंधी नियमों का पालन करवाता है, बिल्कुल। अपने गोत्र में शादियां नहीं होती है दोस्तों, है ना, लोग दूसरे गोत्र में शादी करते हैं, क्योंकि सेम गोत्र वाले लोग भाई बहन माने जाते हैं। तो ए सही है, सी सही है। उसके बाद देखिए, गोत्र जाति व्यवस्था का पंचायत है। जाति व्यवस्था का पंचायत नहीं यार, जाति व्यवस्था का पंचायत नहीं है। बल्कि लोग, ये गलत है, जाति व्यवस्था का पंचायत नहीं है ना। विभिन्न गोत्र वाले, जरूरी नहीं कि गोत्र एक गोत्र वाले एक ही जगह रहते हैं, विभिन्न गोत्र वाले अलग अलग जगह रहते हैं और उन पर इस गोत्र वाले का उस वाले पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना। तो ये नहीं होगा। गोत्र में भाईचारे की भावना, गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है, बिल्कुल सही बात है ना। भाई बहन का रिश्ता, है ना, या तो भाई भाई का रिश्ता गोत्र से माना जाता है। कि अगर एक गोत्र के हैं लोग, शादी ब्याह में देखते हैं ये सारी बातें ज्यादा मायने रखती है कि सेम गोत्र वाले हैं तो शादी नहीं होगी। तो ये सही बात है, मतलब ए सही है, सी सही है और ई सही है। ए सी ई कहां पर है भाई? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। 36 का देख लेते हैं क्या है। निम्नांकित में कौन सा शब्द जनजाति से संबंधित नहीं है? तो वन जाति तो है, वन्य जाति भी कहे जाते हैं, भूदान जाति, आदिम जाति। आदिम जाति तो है, तो भूदान जाति नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब सही ऑप्शन जो होगा, जो संबंधित नहीं है जनजाति से, वो है भूदान जाति, ठीक है। 36 हो गया। 37 नंबर देखते हैं। 37 है, निम्नलिखित सिद्धांतों को सही अनुक्रम में सजाएं। अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। निम्नलिखित सिद्धांतों को सही अनुक्रम में सजाएं। किस तरह से, मतलब क्वेश्चन ये अधूरा है, ये क्वेश्चन अधूरा है। निम्नलिखित सिद्धांतों को सही अनुक्रम में सजाएं। अलंकार सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। नहीं, ये क्वेश्चन अधूरा है ना, क्वेश्चन गलत है। तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्वेश्चन गलत है। मुझे लगता है बीच में कुछ कुछ ड्रॉप किए थे क्वेश्चन, तो उसमें से ये क्वेश्चन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया ना किस, आखिर हम अनुक्रम में सजाएं तो किस तरीके से, आखिर उसके पीछे कारण क्या होना चाहिए, तर्क क्या होना चाहिए। तो ये कारण ही नहीं दिया, क्वेश्चन ही अधूरा है, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 38। अर्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? अर्थ शब्द जीवन, संपत्ति, पद्धति, आरंभ। तो अर्थ का यहां पर जो सबसे उपयुक्त होगा वो संपत्ति है, क्योंकि अर्थ कमाया जाता है। अर्थ का मतलब आर्थिक स्वरूप से लेना देना उसका, संपत्ति से उसका अर्थ है संपत्ति, है ना। तो 38 हो जाएगा। अब आते हैं 39 में। महाभारत और रामायण से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो देखिए वापस से ये भारतीय साहित्य से सवाल आ गया है आपका, है ना, भारतीय साहित्य से सवाल आ गया है। तो पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, बिल्कुल सही भाई, है ना। राम ने कृष्ण को मारा था क्या? रामायण का युद्ध देवकी नंदन ने करवाया था। देवकी नंदन क्यों करवाएंगे? राम आदर्श पुरुष थे, बिल्कुल सही है। राम रघुकुल के नहीं थे, भक्त, है ना। ये बहुत बेकार बेकार ऑप्शन है। आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसा ही कुछ है ना। तो ए है सही है और डी सही है। तो ए और डी कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2 में। थोड़े ऑप्शन बड़े बचकाने हैं इसके,
पर चलेगा, देखते हैं। चलिए बढ़िया है, ऑप्शन हमारे लिए ही ठीक है कि आसान आसान ऑप्शन है। 40 में देखते हैं, भूमि जनजाति किस भाषा परिवार की भाषा बोलती है ना? तो ये ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा बोलती है। जो द्रविड़ परिवार से ना हमारे यहाँ जो द्रविड़ परिवार से एक ही भाषा है वो है कुड़ुक। कुड़ुक जो है वो उरांव जनजाति की भाषा है। तो एकमात्र द्रविड़ द्रविड़ परिवार से, बाकी सब अलग अलग परिवार के हैं। तो ऑस्ट्रिक परिवार से भूमि जनजाति की भाषा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है? काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है? तो व्यवहार ज्ञान, हिंसात्मक ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान, आनंद, सरस मधुर उपदेश। तो काव्य है ना, मधुर उपदेश तो है ना, लोगों में रसानुभूति करवाता है कि आप आनंद लें, लोकोत्तर आनंद, है ना, लोक से इतर, आपको किसी और पर लोक, कई बार लोग कहते हैं कि आपको वास्तविक दुनिया से बाहर ले जाती है कविता। काव्य का अर्थ ले लीजिए ना आप गानों से, गाना आपको इस, जहां पर आप सुन रहे हैं कई बार आपको अच्छी अच्छी चीजें मतलब अच्छा महसूस करवाती है, आपको इस दुनिया से थोड़ा अलग कर देती है। तो लोकोत्तर आनंद तो है, व्यवहार ज्ञान तो है, लेकिन हिंसात्मक ज्ञान है, ये नकारात्मक चीज है। तो और काव्य का प्रयोजन, किसी भी चीज का प्रयोजन जो है वो नकारात्मक नहीं हो सकता, जबकि साहित्य का प्रयोजन नकारात्मक तो हो ही नहीं सकता है, तो काव्य का प्रयोजन तो नकारात्मक होगा नहीं। तो हिंसात्मक ज्ञान जो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका काव्य का प्रयोजन हिंसात्मक ज्ञान नहीं है। ठीक है, 42 में आते हैं, काव्य सत्य से बहुत दूर होता है, यह कथन किसका है? तो ये देखिए, प्लेटो जो थे ना वो थोड़े अलग किस्म के दर्शन शास्त्री थे, तो इन्हीं का कथन है। अब देखिए, ये जो काव्य सत्य से बहुत दूर होता है, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र से दिया है आपको क्वेश्चन, है ना, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो कि हिंदी का सिलेबस है, हिंदी से बहुत सारे सवाल हैं इसमें, मैं देख रहा हूं अभी तक। तो प्लेटो का कथन है ये, फैक्चुअल क्वेश्चन था, तथ्यात्मक चीजें थी, इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, नीलांबर पितामह किस समुदाय से संबंधित थे? तो नीलांबर पिताम्बर जो थे दोस्तों, भोक्ता समुदाय से संबंधित, है ना, भोक्ता समुदाय से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, बांस के लुप्तप्राय सामान निम्न में से कौन है? तो कौन कौन सारी चीजें बांस के जो हैं वो लुप्त हो गए हैं? ये क्या आ जा रहा है बार बार? देखिए, बक्सा तो अभी मिल ही जाता है, मतलब अब तो सारी चीजें नहीं ही मिलती हैं, पर बक्सा तो मैंने देखा है ना, बांस के अलमारी भी देखा ही है। हरका क्या होता है नहीं पता, तिजोरी, तिजोरी जो है वो जानता हूं, इसका मतलब हरका सही जवाब होगा इसका, है ना, हरका। ठीक है, 44 का 3। आगे बढ़ते हैं, 45, फिर से देखिए आ गया है आपका हिंदी का सवाल, भारतीय साहित्य से सवाल। भारतीय साहित्य पता नहीं, लगता है इन लोगों का पसंदीदा विषय है क्या, पूरा दे दिए हैं। तो यहां पर वेदांग है और इधर उद्देश्य है, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्त, है ना। तो व्याकरण जो अर्थ था ना, भाषा के शुद्ध उच्चारण, और निरुक्त ये एक बार देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। हम्म, इसका शिक्षा भाषा के शुद्ध उच्चारण से लेना देना है इसका, ठीक है। कल्प सामाजिक संस्कार से लेना देना है। व्याकरण पद के स्वरूप एवं अर्थ से लेना देना है। और निरुक्त जो है निघंटुओं का टीका, हाँ, ये सही होगा। तो ए का जो है भाषा के शुद्ध उच्चारण से लेना देना है। तो ए का 2 देखिए कहां पे, ए का 2 3 और 4 में है, ठीक है। बी का 1, बी का 1 कहां पे, बी का 1 इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 46 में। श्री वल्लभाचार्य जी किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे? फिर से हिंदी आ गया है,
अरे भैया क्या चाहते हैं आप? हिंदी। तो 46 का देख लेते हैं। इन श्री वल्लभाचार्य जो थे वो कृष्ण भक्ति के भक्ति धारा से संबंधित थे। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं सीधे सीधे। 43, शब्द शक्ति के कितने भेद? फिर से हिंदी आ गया है। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? तो शब्द शक्ति के जो हैं वो 3 भेद। ठीक है, शब्द शक्ति के 3 भेद हैं। आगे बढ़े। झूम कृषि किस व्यवस्था का नाम है? झूम कृषि, झूम का अर्थ ही होता था कि आप एक जगह से झूम, ऐसे भी लिखते हैं JHUM या तो JHOOM, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे। यहाँ पे कुछ जंगल को साफ किए और यहाँ पर कृषि कर लिए, फिर यहाँ से जब सारा फसल काट लिया गया तो फिर किसी और जगह चले गए और इसको इसी तरीके से छोड़ दिया। मतलब स्थायी नहीं था, अस्थायी था। तो अस्थायी कृषि व्यवस्था तो नहीं होगा, अस्थायी कृषि व्यवस्था ये बिल्कुल सही होगा, है ना। तो इसका सही जवाब 2 हुआ। ओके, चलें आगे। क्या बाकी देखने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लीजिएगा आप लोग, पढ़ना हो तो, ये टाइम भी लग रहा है। 50 में निम्न आचार्यों का कालक्रम से सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, निम्न आचार्यों का कालक्रम से सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है वो आए थे, भामह आए थे। ये 7वीं शताब्दी में थे। ठीक है, उसके बाद 8वीं शताब्दी में वामन आए थे। 9वीं शताब्दी में आए थे क्षेमेंद्र, और 11वीं शताब्दी में थे ये क्षेमेंद्र, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, 7वीं में ये थे, 8वीं में वामन थे, आनंदवर्धन थे 9वीं में, 11वीं में थे क्षेमेंद्र। तो ए, बी, डी और सी, ए बी डी सी, ए बी ए बी ए बी, अरे ए बी सी डी। तो ये ऑप्शन गलत है ना, यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए बी और डी सी होगा। ठीक है, 7वीं में आए थे भामा, 8वीं में आए थे वामन, और 9वीं में आए थे आनंदवर्धन, और 11वीं में आए थे क्षेमेंद्र। ठीक है, तो ए बी डी सी होगा, इसमें ऑप्शन सही नहीं, इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप किया गया होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, चेक क्या कर लीजिएगा, मैं सही हूं, यही होगा ए बी डी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 में, खड़िया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, खड़िया अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गुमला, सिमडेगा उड़ीसा तथा असम के खड़िया दूध खड़िया कहे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, असुर की एक शाखा अगरिया असुर कही जाती है, मैंने तो नहीं सुनी है। ठीक है, तो ये नहीं। मुंडाओं की एक शाखा पातर मुंडा कही जाती है, नहीं। मध्य प्रदेश जसपुर रायपुर के खड़िया ढेलकी खड़िया कहे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, खड़िया के बारे में पूछा है ना, तो मुंडाओं वगैरह वाले ऑप्शन बिल्कुल गलत ही हो जाएंगे। खड़िया जाति को ऑस्ट्रिक के भाषा परिवार में रखा गया है, बिल्कुल सही बात है। तो ए, डी और ई, देखिए तो एडी है क्या है, एडीई, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 51 में पढ़ते हैं। क्या करें, एक ऑप्शन क्वेश्चन छोड़ दें क्या यहीं पे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, यहीं पर छोड़ दें 50 पे। अगला बना देंगे हम पार्ट 2 में, भाग 2 में बना देंगे हम 51 से 100 तक, है ना। इसको बना देंगे भाग 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। आप लोग बढ़ाएंगे सब्सक्राइबर, आप लोग वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी तो मैं बनाऊंगा। जब कोई देखेगा नहीं, व्यू भी जो जा रहा है 30 31 ऐसे करके व्यू जा रहा है, तो फिर बनाने का कोई मतलब, जिस लक्ष्य से मैं बना रहा हूं, चाहता हूं कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा लोग JRF करें, तो वो लक्ष्य ही हासिल नहीं हो पा रहा है ना। लोग 30 31 लोग देख रहे हैं, उस समस्या हो जाती है उस तरह से, फिर लगता है कि यार पता नहीं, शायद मेरी बात सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं, या सही तरीके से पहुंच रही है या नहीं। तो ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं इसके भाग 2 के साथ। तो
आप लोग जो देख रहे थे वो चैनल का नाम था अखरा। अखरा के यूट्यूब चैनल पे जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के यूजीसी नेट और एमए की तैयारी के लिए प्रतिबद्ध है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कमेंट कीजिए ना भाइयों, बातचीत होगी तभी तो बातचीत आगे बढ़ेगी। तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बातचीत कीजिए और में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए जोहार।